मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो हिंदू, द टर्म फॉर मी इज़ कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान हिंदू है। इवन आपको शायद नहीं पता होगा, आरएसएस का एक विंग है जो बेसिकली फॉर मुस्लिम्स भी है। तो इट्स लाइक कि सिर्फ सनातनीज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। और जैसे सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का ना मजाक बना दिया जाता है। ये उन्होंने बोला जब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है तो पॉलिटिशियंस की ट्रेनिंग क्यों नहीं होती, होनी चाहिए। हमें यही नहीं पता कि हमें लीड कौन कर रहा है। पॉलिटिक्स के नाम पे कम्युनिटी को या फिर कास्टिज्म को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, वो आपको क्या लगता है किस हद तक सही है वो? तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ फ्रेशर टॉक मीडिया के चैनल पे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं हर्षिता सिंह जी, जो कि 24-25 सेशन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की जॉइंट सेक्रेटरी रह चुकी हैं और अब फिलहाल में फास्ट, जो कि एक यूनिट है एबीवीपी के अंडर जो काम कर रही हैं, उनकी ये स्टेट को कन्वेनर हैं। तो हर्षिता जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा अपना इंट्रो दें। तो जैसा यश ने बताया, मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की यूनियन में जॉइंट सेक्रेटरी थी। फिर मैं एबीवीपी यूनिट की एसपीएम कॉलेज की प्रेसिडेंट भी रही। उसके बाद मैं फास्ट, जो फोरम फॉर एस्पिरेंट्स अभी आयाम है एबीवीपी का, उसकी स्टेट को कन्वीनर हूँ। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये फास्ट है क्या और ये करता क्या है? तो फास्ट बेसिकली एक फोरम है एस्पिरेंट्स के लिए, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, फोरम फॉर एस्पिरेंट्स, जिसमें हम एस्पिरेंट्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए आए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमने फास्ट अलग से क्यों बनाया। एबीवीपी के बहुत सारे आयाम चलते हैं, सविष्कार हो गया, मिड डिवीजन, थिंक इंडिया। वैसे ही हमने ये नया फोरम इसलिए बनाया क्योंकि जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। जैसे लास्ट ईयर हमें पता है मुखर्जी नगर में पानी भरने से 3 लोगों की डेथ हुई। वहाँ कौन आया? कोई नहीं आया। किसी ने उनके लिए क्वेश्चन, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए बात नहीं करी। अभी अनअकैडमी का एक इशू चल रहा है, वो घोटाला कर रहे हैं, अपनी ऑफलाइन क्लासेस बंद कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को रिफंड का इशू है, उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी प्रोटेस्ट करना ही एक मेजर गोल नहीं है, हम साथ ही साथ मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं और करियर गाइडेंस की भी बात करते हैं फास्ट में। तो जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो क्या सच में कॉलेजेस में मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं या सिर्फ ये एक इंस्टाग्राम पे दिखा हुआ है? मुझे ऐसा लगता है जो हमारा आज का युवा है, यूथ है, इवन वी आर ऑल्सो यूथ, हम मेंटल हेल्थ जान ही नहीं पा रहे हैं कि है क्या। हमें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे सैड स्टोरीज लगा देंगे तो जी लगेगा हम डिप्रेस्ड है, बट ऐसा नहीं होता है। मेंटल हेल्थ इज़ रियली अ इशू, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत भी नो, कितना फेम था उसके पास, कितनी चीज़ें थी, बट स्टिल ही डाइड, उसने सुसाइड कर ली। तो मेंटल हेल्थ इज़ रियली अ इशू। और कैंपस में मुझे नहीं लगता, स्टूडेंट्स मोस्टली दिखावा ही करते हैं कि हमें डिप्रेशन है, एनजाइटी है, पैनिक अटैक आ रहा है। जो रियल स्टूडेंट्स होते हैं जो ये फेस कर रहे हैं, उनकी फिर जो प्रॉब्लम्स है वो ढक जाती हैं इस दिखावे की वजह से। तो जब हम बात करते हैं स्टूडेंट की, तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट पे स्ट्रेस ज़्यादा है या वह असली में एक डिप्रेशन है? और अगर है तो स्ट्रेस और डिप्रेशन में फ़र्क क्या है? मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। जो हमें है अभी वो स्ट्रेस है। मान लो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, अब हमें लग रहा है कि जी मार्क्स अच्छे नहीं आए, स्ट्रेस होता है वो, हमें पता है वो स्ट्रेस है। अब हम उसको दिखाएंगे कि उससे हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। हम क्या स्टूडेंट से करते हैं कि हम दिखाते हैं कि बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, और फिर वो बुरा लगते लगते इतना ज़्यादा बुरा लग जाता है कि उसको हम पोर्ट्रेल करते हैं एज अ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन और स्ट्रेस में यही डिफरेंस होता है कि स्ट्रेस शॉर्ट टाइम के लिए होता है और हम उससे ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहती है और इंसान को एक्चुअली डेथ थ्रेट्स आते हैं। मेरी खुद की एक फ्रेंड है, भगवान की कृपा से शी इज़ सेफ, बट शी ट्राइड टू किल हर सेल्फ 2 टाइम्स। इन वो पीजी में रहती है और उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। स्ट्रेस ही आगे जाकर डिप्रेशन बनता है अगर हम उसको टैकल नहीं करते तो। क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स खुद मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन का कारण बनती है? इसका आंसर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन हाँ, मेरे पीओवी से बिल्कुल। क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर जॉइंट सेक्रेटरी थी अपने कॉलेज की, इतना स्ट्रेस था, इतनी चीज़ें करनी पड़ती थी। और मोस्टली पता है लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। जैसा हम भी देख रहे हैं आज भी, लोग आते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, हवाबाजी करते हैं कि हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास रील कट गई, ठीक है। मोस्टली जो स्टूडेंट लीडर्स आज की डेट में है वो दिखावा कर रहे हैं, एक्चुअली स्टूडेंट के इशू पर कोई बात ही नहीं कर रहा है।
कोई उनसे बात ही नहीं कर रहा है पर्सनली जाके, पर्सनल लेवल पर पोस्ट मिल जाती है, कुछ बन जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि स्टूडेंट भी था। पहले आएंगे बहन प्लीज़ वोट देना, और फिर जब आपको वोट मिल जाएगा, आप जीत जाएंगे, उसके बाद आपका नाम भी उन्हें याद नहीं रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में स्ट्रेस तो है ही, अगर कोई एक्चुअली काम कर रहा है। अगर कोई काम नहीं कर रहा है जैसा मैंने कहा, तो उसके लिए तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं। तो जब बात करें स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, अक्सर हम, जैसे आपने अभी बताया कि हवाबाजी के इलेक्शन रह गए हैं, तो आपने क्या काम करे जब आप जॉइंट सेक्रेटरी थी, या फिर सिर्फ आप भी हवाबाजी करके रह गई? अच्छा क्वेश्चन है। हमारे टाइम पे जब हमारा यूनियन था, तो हमारे कॉलेज में एक हायरार्की चलती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड देन सीसीज। तो मैं पोस्ट हायरार्की में सबसे छोटी थी, जॉइंट सेक्रेटरी फर्स्ट ईयर में थी, और वो उनके लिए रिजर्व सीट होती है। तो मुझे लगता है एज माई पोस्ट आई डिड इनफ। मैंने वॉशरूम्स भी साफ कराए टाइम टाइम पे, सोप डिस्पेंसर का इशू मैंने करवाया। कॉलेज में फेस्ट, जो हमारी प्रेसिडेंट हुआ करती थी उस समय की, शी वॉज सो इनएक्टिव कि वो कुछ काम ही नहीं करती थी। तो जस्ट बिकॉज हर पूरा यूनियन ही ऐसा दिखता था कि इनएक्टिव है, बट हम कॉलेज में, हमारे कॉलेज की छत गिरी थी उसी साल एक स्टूडेंट के ऊपर, उसके सर में चोट आई थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए थे। वी वर देयर, एबीवीपी के स्टूडेंट्स वर देयर, हमने उसको हेल्प करा, हम उसके साथ हॉस्पिटल तक गए। एडमिनिस्ट्रेशन ने तो बिल्कुल कह दिया कि पैसे ले लो, हो गया, बट जो मेंटली उसके पेरेंट्स पे बीत रही है उसकी कौन बात करेगा। तो हम वहाँ थे, फिर डूसू आया, डूसू ने टेक ओवर करा जब। तो या वी डिड थिंग्स, आई ऑल्सो डिड थिंग्स ड्यूरिंग माई टाइम पीरियड। ये तो एक एक्सीडेंट हो गया, पर कॉलेज को सुधारने में या कॉलेज में आपने क्या अपना इम्प्रूव किया, या आपने अपना क्या योगदान दिया कॉलेज को सुधारने में? तो हमारे कॉलेज में बेसिकली करियर सेशंस नहीं होते थे, करियर गाइडेंस सेशन हमने वो भी करवाए। जैसे मैंने बताया, वॉशरूम्स और हमारा सोप डिस्पेंसर, लाइब्रेरी में एसी नहीं था, उसके थर्ड फ्लोर पे एसी लगवाने का काम हमने करा था। हमारा फंड बहुत लिमिटेड होता था, तो हम कम चीज़ें करवा पाते थे। आज हमारा विमेन कॉलेज भी है, तो इतना एक्टिविज्म अलाउड भी नहीं होता है हमारे कॉलेजेस में। तो अपने लेवल पे ये 3-4 चीज़ें मैंने करी, बाकी 2 साल हो गए हैं तो मुझे इतना याद भी नहीं है। एबीवीपी आरएसएस आरएसएस की बनी हुई एक संघ है। या आरएसएस का ही एक स्टूडेंट विंग एबीवीपी है, ये तो पूरे जहान को पता है। तो जब हम बात करते हैं आरएसएस की, तो हमेशा उन्हें ट्रोल किया जाता है, टैकल किया जाता है कि वह सिर्फ एक हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, वह और स्टूडेंट्स को महत्व नहीं देते। हाँ। तो जब हम बात हिंदू मुसलमान की करते हैं, तो आप इस बात से कितना सहमत है कि सिर्फ आरएसएस या एबीवीपी सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है? अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मेरा जो आंसर होगा इस पे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि हिंदू बना है इंदू से, और इंदू इज इंडस रिवर के पास रहने वाले लोग, ठीक। तो हिंदू, द टर्म फॉर मी इज कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान हिंदू है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू, हिंदू, सनातनी हो, ठीक है, किसी भी रिलीजन का हो, वो हिंदू ही है, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू ही कहलाएगा। पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी, बांग्लादेश में रहने वाला बांग्लादेशी, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू। तो मेरे लिए अगर वो हिंदू कह रहे हैं तो हिंदू इज एवरीवन, तो वो सबके लिए ही काम कर रहे हैं। क्वेश्चन घुमा दिया आपने, पर बात का जवाब अभी भी नहीं आया कि काम मुसलमानों के, जो मुसलमान स्टूडेंट्स हैं और किसी धर्म के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हो रहा है एबीवीपी के द्वारा या नहीं हो रहा? देखो, एबीवीपी में ना मैं एक खासियत बताऊंगी कि एबीवीपी ऐसा कहीं भी नहीं करती है कि सिर्फ सनातनीज को प्रायोरिटी दे, क्योंकि हमारे जामिया आता है हमारे अंडर, उसमें कितने सारे प्रोफेसर्स हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं। इवन हम एक एड देते हैं जो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए होती है। इवन आपको शायद नहीं पता होगा, आरएसएस का एक विंग है जो बेसिकली फॉर मुस्लिम्स भी है। तो इट्स लाइक कि सिर्फ सनातनीज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सबके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि एबीवीपी में भी तो कितने मुस्लिम्स हैं। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो भी पार्टी हो, चाहे वो एनएसयूआई हो, एसएफआई हो, ऐसा हो, या फिर एबीवीपी हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स पे काम कर रहे हैं, ना कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे? मैंने तो आज तक सुना नहीं कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की बात हुई, या कॉलेज सुधरा। बात तो हर कोई कर रहा है, पर सुधरा तो आज तक नहीं है। तो वो फिर नेशनल इश्यूज कहाँ से बीच में आते हैं? इजराइल, गाज़ा, फ़लस्तीन, ईरान, ये क्यों बीच में आते हैं जब बात हम स्टूडेंट्स की करते हैं? तो देखो, हम जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो देयर इज़ अ वर्ड पॉलिटिक्स, राइट। तो यहाँ से एबीवीपी इज़ अ, क्या कहते हैं, मैंने ये सुना था, हमारे बहुत अच्छे स्पीकर ने ये चीज़ बोली थी कि एबीवीपी एक पालना है। हाँ, उनका नाम रूबिका लियाकत जी है। उन्होंने बोला था एबीवीपी एक पालना है जो सिखाता है
कि कैसे हमें आगे जाके चीज़ें करनी है। तो जैसे आपने बोली कि नेशनल इश्यूज कैसे आते हैं, हम तो स्टूडेंट इश्यूज की बात कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आई ऑल्सो थिंक कि कोई भी पार्टी हो, इवन एबीवीपी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करें तो स्टूडेंट तक रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एसएफआई हो गई, आइसा हो गई, आप देखोगे हर प्रोटेस्ट में, जो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है, हर प्रोटेस्ट जो होता है जिसमें हम गाजा की बात कर रहे हैं, इसराइल की बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं, वहां पर एसएफआई आगे रहती है, आइसा आगे रहती है। एनएसयूआई नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने एनएसयूआई को देखा नहीं है। एनएसयूआई का एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगता है, एंड दैट इज कि वो साल भर गायब रहते हैं, बट एंड में चुनाव के दौरान वो आ जाते हैं। क्योंकि एबीवीपी की तो टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इवेंट्स होते हैं, हम साल भर काम करते हैं। जब हम कहते हैं कि हम 365 दिन काम कर रहे हैं, बहुतों से सुना होगा ये तो हम एक्चुअल में कर रहे हैं। 9 जुलाई कार्यक्रम होता है, 5 दिसंबर होता है, 12 जनवरी होता है, 12 जनवरी विवेकानंद जी का जन्मदिन, अभी अम्बेडकर जी की जयंती आ रही है, विमेंस डे पे हम कार्यक्रम करते हैं। हमारा एक चलता है कॉन्फ्रेंस जो अभी अभी हुई है जिसमें हम डिक्लेरेशन करते हैं। फिर हमारा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जुलाई में भी एक इवेंट होता है 5 दिन का जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं, हाउ टू बी अ गुड सिटीजन और स्टूडेंट। उसमें हम सिखाते हैं, हमारे सेशंस होते हैं, हम बताते हैं कि इस, जैसे हमारा सेशन 1 है उसमें हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ से कैसे इंसान को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इट्स लाइक कि एबीवीपी स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही करता है, एबीवीपी स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही करता है, बट ऑर्गेनाइजेशन लोगों से बनती है। और जब लोग नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो समहाउ ऐसा कह दिया जाता है कि हम नेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा जा रहे हैं, बट एबीवीपी इज मोर इनटू स्टूडेंट पॉलिटिक्स ओनली, जितना मैंने देखा है। जब बात करें डूसू की, तो क्या डूसू सिर्फ जाट और गुजरों का इलेक्शन है? मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट मेजोरिटी। ये मुझे भी पसंद नहीं है कि वाई कास्टिज्म, आई एम अगेंस्ट कास्टिज्म। मेरे को भी व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर आई यूज्ड टू थिंक, आई वाज सो लाइक इमेच्योर दैट टाइम। फिर आई नोटिस्ड थिंग कि हाँ, होती है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। देयर इज अ सीनियर जिससे मेरी बात हुई थी, एंड शी टोल्ड मी कि नहीं हो सकता बिकॉज यू बिलोंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कैटेगरी। तो वो चीज़ मुझे लगी, बट देन आई नेवर सॉ दैट इन एबीवीपी। मैंने कभी ये नोटिस नहीं करा, कभी नहीं देखा कि एबीवीपी मेरे साथ डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, जबकि मैं सेकेंड ईयर में हूँ। मेरे सीनियर्स थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, वो स्टेट लेवल पे नहीं जा पाए और मैं सेकेंड ईयर में ही स्टेट लेवल पे हूँ। क्यों? क्योंकि शायद मैंने काम किया है। तो आप मेरे को कोई एक ऐसा वर्ष या एक ईयर बताएंगे जिसमें एबीवीपी ने जाट या गुज्जर के अलावा प्रेसिडेंट की टिकट दी हो किसी को? अब दैट तो आई नो, डोंट नो, बाकी रहा होगा शायद, बट मैंने जैसा बोला मेजोरिटी की बात है। स्टूडेंट अभी कॉलेज में जो मेजोरिटी है उस बेसिस पे देखा जाता है। जैसे आसपास के एरियाज जब आप देखेंगे, जोग्राफिकल एरिया, ये भी एक फैक्टर होता है। जोग्राफिकल एरियाज में हरियाणा पड़ता है दिल्ली के पास, पंजाब पड़ता है ना, और यूपी पड़ता है। तो ये एरियाज है जहाँ पे डोमिनेटिंग कास्ट अगर देखी जाए तो वही है। तो उनके लिए वो यहाँ के बेस्ड है बेसिकली, तो उनके लिए चुनाव लड़ना थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। और जो यहाँ से बिलोंग नहीं करता उसके लिए चीज़ें समझना, लोग जोड़ना थोड़ा सा टफ होता है। जो यहाँ का नोन है, यहाँ रहा है, होम टाउन जिसका यहाँ है, उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है लोगों को कन्विंस करना। तो इट्स लाइक दैट ओनली, एंड इट्स नॉट एबीवीपी जो जाट गुजर करता है, इट्स एनएसयूआई टू एंड अदर पार्टीज टू। तो जब हम बात करें एक संघ की या कोई भी पार्टी की बात करें या स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करें, तो हम अक्सर देखते हैं कि दारू बढ़ती हैं कैंपस में, या कोई पोजीशन किसी को मिलती है स्टेट पोजीशन, तो वो सेलिब्रेशन में इतना मगन हो जाते हैं या इतना ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो ये नहीं देखते कि वो कर क्या रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा खबरें लड़कियों को छेड़ने की, लड़कियों पे हमला करने की तभी आती है जब डूसू में इलेक्शन होता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डूसू, मुझे ऐसा लगता है डूसू अब डूसू नहीं रहा। जैसा हम पहले चुनाव देखते थे तो वो स्टूडेंट लेड पॉलिटिक्स थी, दैट वाज एक्चुअल डूसू। अभी जो डूसू है वो डूसू नहीं है, वो सिर्फ रील मेकिंग, हवाबाजी है। और जो आपने बोला छेड़छाड़, मैंने देखा है, मेरे खुद फेलोज थे जो एनएसयूआई से थे, वो बाहर से लोगों को बुलाते हैं सो दैट लगे कि मेरे पास भीड़ है, मेरे पास लोग है, बट एक्चुअल स्टूडेंट्स उसमें कितने होंगे? आप भीड़ में जाइए कभी, उस भीड़ में जो वो रैलीज निकालते हैं, एक से पूछे आप अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखाइए, कोई आपको एक स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखा दे तो मान जाए। तो इट्स लाइक कि सब पावर दिखाने के चक्कर में इतना ज़्यादा मग्न हो जाते हैं, जैसा आपने कहा, कि वो स्टूडेंट लेड चीज़ें भूल जाते हैं।
तो अभी फिलहाल एबीवीपी डूसू पे राज कर रही है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, तीनों पोस्ट एबीवीपी पे। उसके बाद भी हमें पावर पॉलिटिक्स देखने को मिली, पैसा खर्च होते हुए देखा, और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पैसा खर्च इसी इलेक्शन में हुआ होगा। अब देखो, वो तो व्यक्तिगत चॉइस होती है, उस पर तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वही है ना कि अगर किसी के पास है, वो लगा रहा है, तो वो उसकी चॉइस है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। बट मेरा ये मानना है कि डूसू जैसे एमएलए इलेक्शंस के लिए एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि इतने लाख ही खर्च कर सकते हो, वैसे डूसू के लिए भी एक पर्टिकुलर लिमिट होनी चाहिए कि इतना अमाउंट आप खर्च कर सकते हो। जैसे जेएनयू में होता है सिर्फ 3,000 रुपये, शायद 3 या 2,000 रुपये, इसमें आपको पूरा अपना इलेक्शन निकालना होता है। तो ऐसे पर्टिकुलर वो होनी चाहिए। तो छोटे तबके के लोग आते हैं, छोटे तबके इन द सेंस जो खुद को महसूस करते हैं कि शायद मैं वहाँ नहीं जा सकता, उसको भी ये लगे कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। इट्स लाइक दैट। पर देखा जाए ये रूल तो ड्यू में भी है, लिंगडो कमेटी के हिसाब से 5,000 के ही चुनाव अंदर होने चाहिए, पर उसके बाद एक कानून टूटता है फिर। वही वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि इट्स लाइक जिसके पास है वो लगाता है, और जिसके पास नहीं है वो बस देखता है। पर ये तो गलत है ना, जिसके पास है उसके कानून तो वो भी तोड़ रहा है, एग्जैक्टली कानून के उसके अंडर ऊपर तो नहीं स्ट्रिक्ट काम कर एक्शन रहा। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो कब लेगी एबीवीपी स्ट्रिक्ट एक्शन अपने कैंडिडेट के लिए? एबीवीपी तो देखो, एबीवीपी अगर आइडियलिज्म की बात करती है तो एबीवीपी आइडियल है। और इट्स नॉट लाइक कि हम किसी एक पार्टी को ही टारगेट कर रहे हैं कि सिर्फ ये हो रहा है। तो वही है, इट्स अबाउट इन्वायरमेंट, बट आई थिंक कि लोग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही ढलते हैं, और अगर कुछ हो रहा है तो मे बी शायद वो रिक्वायर्ड है उस समय। तो इतना जब ही हम कहूँगी। अब बात करते हैं फास्ट की, तो फास्ट ने अभी तक क्या काम करे हैं, या अभी चालू ही हुई है जस्ट? हाँ, फास्ट अभी अभी बना है, जैसा आपने अभी बोला। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, एबीवीपी के बहुत सारे ना विंग्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। जैसे सविष्कार है एक, एसएफए स्टूडेंट फॉर सेवा, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, आरकेएम राष्ट्रीय कला मंच, जिसका अभी 3 दिन का इवेंट हुआ था मदारी, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट। तो वैसे ही हमने एक फास्ट बनाई है। इसमें अभी जो हमने लखनऊ में, ये पैन इंडिया है बेसिकली, अभी हमने लखनऊ में एडमिनिस्ट्रेटर नाम की एक इंटर्नशिप लॉन्च करी है, जिसमें हम सिलेक्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, और फिर उन्हें 7 दिन की इंटर्नशिप देते हैं। तो हम अभी कॉलेज में भी अपनी ये यूनिट एक्सपैंड कर रहे हैं, अलग अलग कॉलेजेस में। इवन आई एम पर्सनली डूइंग दिस। मैंने अभी 5 कॉलेजेस में फास्ट की यूनिट बनाई है डीयू के। तो ऐसे ही अलग अलग कॉलेजेस में हम जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, सो दैट अगर कभी हम उनके कॉलेज में वो इवेंट कराएं तो दे विल बी प्रेजेंट देयर टू हेल्प अस। वी नीड टीम फॉर डूइंग समथिंग बिग। एक अकेला शायद कुछ नहीं कर सकता। क्या आज का स्टूडेंट अवेयर है सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन के बारे में और मेंटल हेल्थ एजुकेशन के बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में ज्ञान से ज़्यादा ना वहम है। लोगों को ज्ञान कम होता है और उनका मुंह ज़्यादा चलता है। मुंह ज़्यादा चलता है इन द सेंस कि उन्हें शायद उस चीज़ के बारे में उतना पता नहीं है, बट दे प्रिटेंड लाइक दे नो एवरीथिंग। तो ज्ञान कम है, बातें ज़्यादा है। यही है सोशल मीडिया, और यही है जनरेशन जिसमें हम जी रहे हैं। तो जब बात करें इस जनरेशन की, तो इस जनरेशन में आपको क्या लगता है कि कुछ खामियां या कोई बुराइयां जो आपको अपनी नज़र से लगी हों? सी आई एम अ पार्ट ऑफ जनरेशन। सब लोग मुझे मार डालेंगे जब देखेंगे कि मैं अगेंस्ट बोल रही हूँ, बट वन थिंग विच आई लाइक कि हम कल्चर प्रिजर्व कर रहे हैं। ये जनरेशन कल्चर के बारे में बात कर रही है, क्योंकि इससे पहले जो हमारे मिलेनियंस थे वो शायद इतना बात नहीं करते थे इतना खुल के। हमें लगता था कि पूजा करना एक्सट्रीमिस्ट है, बट अभी हम खुल के करते हैं। न्यू ईयर पे मंदिरों में इतनी भीड़ होती है कि हम जा नहीं पाते। तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग अभी जनरेशन की। और मेंटल हेल्थ की बात करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे पहले हमें पता ही नहीं था मेंटल प्रेशर क्या होता है, हम जॉब करते थे, एक्सप्लॉइट होते रहते थे। लेकिन अभी जो हमारा जेनजी है, जिस जनरेशन में हम हैं, वहाँ पे हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, और हम वेरी वोकल हैं कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो सामने कोई भी हो हम बोल देंगे कि भाई मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। चाहे प्रधानमंत्री जी ही क्यों ना हो, हम बोल देंगे कि भाई आपने ये अच्छा नहीं करा। तो दे आर वेरी वोकल अबाउट एवरीथिंग। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये 3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं अपने रिलीजन को लेकर, दूसरा ये कि हम वोकल हैं, हम बोल देते हैं हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, और तीसरा कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब बात करें रिलीजन की, तो आपको क्या लगता है किस हद तक एक्सट्रीमिस्ट होना सही है और किस हद तक एक्सट्रीमिस्ट होना गलत है? जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन आई पर्सनली फॉलो, एंड मैं सबको यही सलाह दूंगी कि आपका फेद तब तक आपका है जब तक आप किसी दूसरे पर उसे इम्पोज नहीं कर रहे हो। आपको रिलीजन मानना है, मानो।
आपको मानना है कि आप सुपीरियर हो, मानो, लेकिन आप सामने वाले को नीचा नहीं दिखा सकते, क्योंकि जितना आपको फेद है अपने रिलीजन पे, सामने वाले को भी उतना है। तो एक लिमिट होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हम कब सामने वाले को बुरा बोल रहे हैं और खुद को अच्छा बोल रहे हैं। जब हम बात करते हैं वर्ड कंसेंट की, हम्म तो वो कंसेंट वर्ड का क्या मतलब है, और क्या वो एक फेक फेमिनिज्म को एंकरेज कर रहा है, और फेमिनिज्म एक्चुअल फेमिनिज्म है क्या? वर्ड कंसेंट इज बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत ज़रूरी है। मुझे यही चीज़ एक और मैं पॉइंट ऐड करती हूँ जेंजी के थ्रू ही, कि जेंजी इज़ वेरी वोकल अबाउट हु इज़ गिविंग देम अटेंशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हो, ठीक है, आपने मुझे कुछ बोला दैट आई लाइक यू, ठीक, मैं बोलूँगी नहीं आई डोंट लाइक यू, बात यहाँ ख़त्म हो जाएगी। जेंजी ऐसा नहीं है कि स्टॉक करेगा, आपके पीछे पड़ जाएगा, एसिड अटैक्स हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जेंजी इज लाइक आई एम सुपीरियर, व्हाई शुड आई गो विद समवन जो शायद मुझे उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। और जो बात आपने करी कि फेमिनिज्म, मेरे अकॉर्डिंग फेमिनिज्म इज समथिंग जिसमें हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। ये टर्म ही इसलिए आई क्योंकि मर्दों को यहाँ माना जाता था और औरतों को यहाँ। तो फेमिनिज्म का मतलब है कि मर्द भी यही है और औरत भी यही है, बराबर। और जो आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्या कहते हैं उसे, स्यूडो फेमिनिज्म, वो स्यूडो फेमिनिज्म है जिसमें फीमेल को ऊपर दिखाया जाता है और मेल को नीचे। दो, मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही जेंडर इक्वल है। अगर उनके पास कंसेंट है कि वो कुछ कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट फेमिनिज्म इज फ्रॉम माय पीओवी। पर इक्वालिटी किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है? मुझे ऐसा लगता है इक्वालिटी सारे बैरियर्स पे होनी चाहिए। अब यहाँ तुम ऐसे बोलो कि 10 किलो का डंबल है, एक लड़का उठा सकता है 14 साल का, 15 साल का, लेकिन लड़की नहीं उठा सकती, तो फिजिकली दोनों अलग है। वहाँ हम इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे। इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी के बेस पर, है ना, अपने बातें रखने के बेस पर, अपना करियर, अपनी मर्जी का करियर परस्यू करने के बेस पर। तो दिस इज व्हाट इक्वालिटी शुड बी। एक लिमिट इक्वालिटी की तो मैं क्या ही कहूँगी कि अगर एक पर्टिकुलर जेंडर को वो अलाउड है तो दूसरे को भी होना चाहिए। बस यही इक्वालिटी और इतनी ही होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं कंसेंट की, तो होली का त्यौहार है कल, उसके लिए आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो आप लेट देख रहे होंगे। तो बात करें होली की, तो हम होली पे ही अक्सर त्यौहार के नाम पे ही 100 केसेस सुन लेते हैं कि छेड़छाड़ हुई, रंग के नाम पे कुछ भी चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये त्यौहार मनाने चाहिए, या ये त्यौहार बस एक कथा के तौर पर चलते आ रहे हैं और उसका हम गलत उपयोग कर रहे हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है फेस्टिवल मनाना कुछ गलत थोड़ी है, इट्स गुड। बट जैसा आपने बोला कंसेंट, कंसेंट ज़रूरी है। आप किसी को भी चलते फिरते रंग लगा दो, बोलो बुरा ना मानो होली है, वो अच्छी चीज़ थोड़ी है। मैं कल आ रही थी, मेरे को किसी ने गुब्बारा फेंक के मार दिया कि दीदी हैप्पी होली, बट मेरे को नहीं मनानी है। मैं तो उन लोगों के साथ मनाऊंगी ना जिनके साथ मुझे मनानी है। तो जैसा आपने बोला, ये चीज़ बहुत गलत है कि लोग कंसेंट के बिना होली मनाते हैं। और ये भी होता है कि लोग भीड़ में घुसकर, चाहे वो उस पर्टिकुलर फेस्टिवल को मना ना रहे हो, किसी और कम्युनिटी से आए हो, बट टू ब्लेम दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, वो ये सब करते हैं। मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे ना आउटरीच चलती है और बहुत ज़्यादा प्रोपागेंडा चलता है। अभी होली आ रही है ना, तो आपकी फीड में आप नोटिस करोगे सबसे ज़्यादा वो ब्रज की होली की वीडियोस आ रही होगी जिसमें आदमी लड़कियों को गलत तरीके से छू रहे होंगे, मोस्टली यही आएंगी। क्योंकि सोशल मीडिया की एल्गोरिदम ही ऐसे काम करती है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ की इतनी नेगेटिविटी दिखा देगी कि आपको उस पर्टिकुलर फेस्टिवल से ही हेट हो जाएगा। तो हमें कंज्यूम करना, हम जो कंज्यूम कर रहे हैं हमें बहुत सोच के करना चाहिए। और हर फेस्टिवल ख़राब नहीं होता है, लोग होते हैं। तो लोग अच्छे हैं तो फेस्टिवल अच्छा है। तो जब हम बात करें लोग खराब होते हैं, तो वहीं पे एक तरफ हमें जेएनयू लिख के आता है जहाँ पे हमेशा लाल झंडा ही फैला है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एबीवीपी पिछले साल जीती भी थी एक पोस्ट पे, पर उसके बाद दोबारा हारी। पर वहाँ पे जब आप बात करते हैं वुमेन्स इक्वालिटी की, तो वहाँ पे बताया जाता है कि ब्राह्मण समाज एक उचित दर्जा औरतों को नहीं दे रहा है। तो आप उस लाइन से या उस वाक्य से किस हद तक सहमत है? मैं इस लाइन से तो ऑब्वियसली बिल्कुल सहमत नहीं करती। एंड मुझे ऐसा लगता, आप एक चीज़ नोटिस करना, मैंने भी अभी नोटिस करी कि ये जो लीड कर रहे हैं ब्राह्मणवाद वाले, जो नारे लगा रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं इसे, वो कौन है, वो लड़की कौन है? जो प्रेसिडेंट है, अंजलि, ब्राह्मण। ब्राह्मण है, राइट। तो यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र कुछ नहीं है, यहाँ बस पॉलिटिक्स है। अपनी पॉलिटिक्स की रोटियां तलने सेकने के लिए लोग किसी भी एक पर्टिकुलर उसको पकड़ लेते हैं कि इनके साथ तो गलत हो रहा है,
और उन्हें पकड़ लिया, उन्हें भले ही ना लग रहा हो कि उनके साथ गलत हो रहा है, बट उन्हें पकड़ लिया, उन्होंने उनके इश्यूज उठा लिए और कर लिया, नाराबाजी हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद कुछ नहीं है, ये बनाई हुई एक टर्म है। लोग तो वही है, मेरे दोस्त है कितने ब्राह्मण अच्छे हैं, उनकी बहनें उनसे अच्छा कर रही हैं। मेरा एक दोस्त है वो पढ़ नहीं पा रहा, उसकी दूसरी बहन सीए है। तो इक्वालिटी की अगर बात करें तो वो लड़का तो कहीं नहीं है ना अपनी बहन के बराबर, उसकी बहन कहाँ वो कहाँ, है ना। तो मुझे नहीं लगता ऐसे कि कहीं भी ऐसा होता है, चाहे कोई भी कास्ट हो। इक्वालिटी मुझे लगता है अब है, सोसाइटी बहुत इवॉल्व कर रही है समय के साथ। तो सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, पर ये भी तो अभी कई जेन जी है जो ये नारे लगा रहे हैं। ये कोई मिलेनियल तो नहीं है, ये भी जेन जी हैं जो नारे लगा रहे हैं। मैंने अभी आपको बोला तो, उन्हें सिर्फ अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी है। अब आप मुझे बताइए, जेएनयू में एक बार नारा लगता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, और कुछ साल बाद वही जो एक नाम है कन्हैया कुमार जी, वो नेशनल प्रेसिडेंट बन जाते हैं। किसके? यूथ कांग्रेस के, राइट। क्यों होता है ऐसा? उन्हें अभी फेम चाहिए, उन्हें पता है अगर वो इंडिया के साथ बोलेंगे, भारत के साथ बोलेंगे उसके साथ होकर बोलेंगे कुछ भी, तो उन्हें फेम नहीं मिलेगा। अभी आप बोल दो मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, हिंदुस्तान के खिलाफ हूँ, भारत माता तेरी जय नहीं है, ऐसा कुछ भी, मतलब कुछ गलत बोल दो, आपको मिल जाएगी फेम, लोग आपको नोटिस करेंगे क्योंकि आप अलग कर रहे हो। तो वो अलग करके फेम लेते हैं, फिर कुछ ऐसा एक्टिविटी कर देते हैं जिससे वो फेम पॉजिटिव हो जाए, और पॉजिटिव होने के बाद उनकी पॉलिटिक्स अच्छी खासी चलती रहती है। तो यही जेएनयू में भी हो रहा है और यही होता आ रहा है कि लोग पॉलिटिक्स की रोटियां सेकते हैं अपनी, बस उन्हें जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। अभी हमें एक नाम मिला एप्स्टीन फाइल, उसमें नाम आया मोदी जी का। इनडायरेक्टली बीजेपी आरएसएस एक ही बात है सारी। तो उसमें नाम आया बीजेपी मोदी जी आरएसएस का। एक नहीं है। आरएसएस ने ही बीजेपी को बनाया, ठीक है, आगे बोलो आप। तो उसी में नाम आया मोदी जी का। हाँ। तो उसके बाद हमें एआई समिट देखने को मिला, वहाँ पे शर्टलेस होके कुछ लोगों ने नारे लगाए पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। हाँ, तो इस पे आप अपना क्या विचार देती हैं? सी मैंने इस पर कल एक वीडियो बनाई थी, अभी पोस्ट नहीं करी है। आर पीएम इज सो कॉम्प्रोमाइज्ड दैट व्हेन 9 कंट्रीज आर फाइटिंग विद ईच अदर, वी आर सिटिंग डूइंग पॉडकास्ट सेलिब्रेटिंग होली टुमारो, और रमजान तो अच्छे से चल ही रहे हैं। तो पीएम तो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए शायद हम इतने चैन से बैठे हुए हैं और पॉडकास्ट कर रहे हैं, और जो देख रहे हैं वो अच्छे से देख पा रहे हैं। तो पीएम तो कॉम्प्रोमाइज्ड है। और नाम उनका एप्स्टीन फाइल्स में जो आया है, वो मैं ये कहूँगी कि एक स्लैंग होता है। अगर आप और मैं बात कर रहे हैं और मैंने आपका नाम ले दिया किसी कॉन्वर्सेशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस जगह पर हो या आप हमारी इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट हो, तो आप वो कर रहे हो, ये पॉडकास्ट का पार्ट हो, नहीं ना। तो अगर उसने नाम ले दिया किसी मेल में कि हमारे ये था, ये मोदी जी थे या जो भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका पार्ट है। उनका नाम आया है, बस नाम इसलिए आया क्योंकि दो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, और इंडिया अभी ग्लोबल पावर बनने की तरफ चली ही रही है। हमें पता है कितनी ज़्यादा इंडिया डेवलप कर रही है। तो तो यार, जब बात करें एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ की, तो एक स्टूडेंट पे आमतौर पे जो आजकल के जेन जी हैं तो ज़्यादा मेंटल प्रेशर है। उन्हें एक तरफ करियर की टेंशन है, रिलेशनशिप्स बहुत कॉमन हो गई हैं, रिलेशनशिप्स की टेंशन है। उसके बाद प्रोफेसर हमें ऐसे देखने को मिलते हैं कि वो फोर्स करेंगे कि असाइनमेंट दो, तो वो एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो आपको क्या लगता है इस प्रेशर से कैसे बचा जाए और इसका रिजोल्यूशन क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना डेडलाइंस को समझना पड़ेगा और लिमिट्स को सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसा आपने बात करी कि असाइनमेंट्स की, टीचर्स बोलते हैं असाइनमेंट करो, अभी करो, टाइम पे करो। तो टीचर तो 1 महीने पहले बता देता ना कि भाई असाइनमेंट कर लेना, ये लास्ट डेट है। अगर हम समय पे रहते रहते वो कर ले तो हमें उस चीज़ का प्रेशर ही ना हो, है ना। हम करने से ज़्यादा सोचते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम करते नहीं है, हम सोचते हैं आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, अरे कर लूँगा, और डेडलाइन आके चली जाती है और फिर प्रेशर आता है। रही बात रिलेशनशिप की जो आपने बोली, हाँ वो तो बहुत कॉमन है आज की डेट में, एंड उससे भी प्रेशर क्रिएट होता है, बट डिपेंड्स आप किसके साथ हो। यू हैव टू डिसाइड कि आप किसके साथ हो। जिस इंसान के साथ आप हो वो डिसाइड करता है कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी। अगर आप अच्छे इंसान के साथ हो, टॉक्सिक नहीं है, तो आप खुश रहोगे, मोटे हो जाओगे, ठीक है। और किसी ऐसे के साथ रहोगे जो आपको बार बार टॉक्सिसिटी दे रहा है, तो आप कहाँ से खुश रहोगे? आप करियर पे भी फोकस नहीं कर पाओगे, वहीं फंस के रह जाओगे। तो यू हैव टू डिसाइड कि आप किसके साथ हो। यही दोस्तों में भी होता है, अच्छे दोस्त तो अच्छी चीज़ें, बुरे दोस्त तो बुरी चीज़ें। जब बात करें एक मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ का सल्यूशन तो हमें समझ आ गया कि हम कैसे उन्हें टैकल करें।
पर मेंटल हेल्थ बढ़ क्यों रही है आज के ज़माने में? पहले हमने देखा था हमारे माँ बाप भी होते थे, तब इतनी कोई टर्म्स नहीं होती थी। चीज़ें हो सकता है तब भी होती हो, पर टर्म्स नहीं होती थी, तो वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करते थे। पर जब टर्म्स आई तो ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं कि हम टर्म्स को देख के ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उन चीज़ों पे। देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसा मैंने बोला, ये अच्छी भी चीज़ है और बुरी भी चीज़ है। हम वोकल हो रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट हम ओवर वोकल होते जा रहे हैं, वो गलत चीज़ है। अब देखो, जैसे मम्मी होती है, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दी जाती है और बोला जाता है घर चलाओ। मम्मियाँ चलाती है, बट उनके पास जब पैसे नहीं होते तो उन्हें स्ट्रेस होता है। क्या वो बार बार ये बोलते हैं नहीं मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है? नहीं, वो क्या करते हैं, उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो यही हमें भी करना है। अगर हमें लग रहा है कि हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, तो हम उस स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए उसे मैनेज करेंगे। ये तो हो गई चलो नेगेटिव साइड। अब पॉजिटिव साइड की बात करें तो अच्छी चीज़ है, हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन हमें दिखाने के लिए कि हम डिप्रेस्ड है, हमें सिंपैथी मिले, हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे मेंटल हेल्थ जिसकी एक्चुअल में ख़राब है उसको लगे कि शायद आई शुड नॉट टेल एनीबॉडी, है ना? तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, लिमिट्स बनानी पड़ेगी। तो जब हम बात करें स्टूडेंट की सेक्सुअल हेल्थ की, तो एक स्टूडेंट कितना अवेयर है, और क्या उसके पास अगर उसे प्रॉब्लम होती है तो आज का स्टूडेंट क्या उसे सामने रख के बोल पाता है? बेसिकली सेक्सुअल हेल्थ किसके साथ डिटरमाइन कर रहा है, अबाउट जेंडर और? नो, बेसिकली स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो क्या वो ट्रांसपेरेंटली किसी को बता पाता है उस बारे में? मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी का जो स्टिग्मा है, अभी भी कंजर्वेटिव सोसाइटी है हमारी, तो हम अभी खुलकर इस बारे में बात नहीं कर पाते हैं और हम कंफर्टेबल भी नहीं हैं। और जैसे सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का ना मजाक बना दिया जाता है। तो इफ समबडी सेइंग कि उसको ये पर्टिकुलर चीज़ वो फेस कर रहा है और वो एक्चुअल में फेस कर रहा है, तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा। इस डर से वो शायद खुल के ये बात नहीं रख पाता है। तो इसके लिए अभी तक फास्ट ने कोई स्टेप लिया या कोई सल्यूशन जो आप बताना चाहें? सो बेसिकली फास्ट एज आई सेड इज रिलेटेड टू एस्पिरेंट्स, तो एज सच हमने अभी कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया है, बट इन फ्यूचर इफ़ वील फील लाइक कि ऐसा कुछ इनिशिएटिव वी रिक्वायर, तो फिर हम उसे फ्यूचर में भी लाएंगे। आपको अपने पर्सनल पीओवी से क्या लगता है कि इस मोटिव पे या इस प्रॉब्लम पे किस हद तक गवर्नमेंट को या किस हद तक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान देना चाहिए? एज आई सेड प्रीवियसली भी कि सोसाइटी अभी कंजर्वेटिव है और हम इससे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, है ना? और रही बात शेम की, शर्म की, तो जब तक ये नहीं निकलेगा हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। और रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की या फिर गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट पर्टिकुलर कैंपेन्स चलाती है और अभी भी चल रहे हैं, ठीक है? जैसे दो बच्चे अच्छे, राइट? ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स हैं जो मैंने भी पढ़ा है पर्सनली, सरकार चला रही है। और ये रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जब हम सेक्वेक के सब्जेक्ट्स लाए हैं, तो हम उसमें सेक्सुअल हेल्थ जैसा कोई सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, जिससे कि एडिशनली जो हम वैल्यू ऐड करने की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में हो। वरना जो वैक हमें पढ़ाया जा रहा है, संस्कृत वगैरह वगैरह, उसका कुछ वैल्यू एडिशन हो नहीं रहा है लाइफ में, क्योंकि शायद एनईपी के लिए अभी जो आई है उसके लिए कॉलेजेस भी रेडी नहीं थे। चलो इम्प्लीमेंट कर दिया तो एटलीस्ट कोर्सेज अच्छे होते, या फिर जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं वो थोड़े अच्छे होते, तो बेटर होता। उसमें हम ऐड ऑन करके भी इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो क्या एक इसे सुधारने के लिए ये स्टेप अच्छा रहेगा कि स्कूल लेवल पे एक सेक्स एजुकेशन का प्रॉपर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए अप्रूव किया जाए? हाँ, ऐसा होना चाहिए। एज आई सेड अभी कि कंजर्वेटिज्म है, तो धीरे धीरे होगा, वो समय लगेगा। पीरियड्स के बारे में हम बात नहीं करते हैं, बताओ, दैट इज़ वेरी बायोलॉजिकल थिंग, राइट? तो जब हम पीरियड्स के बारे में खुल के बात नहीं कर रहे हैं, तो हम सेक्सुअल हेल्थ की बात कैसे करेंगे? पहले हमें वहाँ आना है, जो बहुत बायोलॉजिकल चीज़ है और बहुत नॉर्मल चीज़ है। 12th तक लड़कों को पता ही नहीं होता क्या होता है, वो ऐसे मजाक उड़ा रहे होते हैं। जब वो शायद उनकी फ्रेंड्स बनती है, फीमेल फ्रेंड्स बनती है, तब उन्हें पता चलता है कि हाँ शायद ऐसा भी कुछ है। तो जब हम एक बायोलॉजिकल चीज़ के बारे में बात नहीं कर पा रहे, तो वहाँ तक जाने के लिए तो अभी काफ़ी समय लगेगा। तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, स्कूल्स में भी होना चाहिए। इवन मुझे ऐसा लगता है कि एक जो मैंने बात बोली कि वो डिपेंड करता है पर्सनालिटी और इंसान की थिंकिंग पे। तो जब इंसान की सोच बदलेगी तभी हम इन मुद्दों पर बात कर पाएंगे। तो जब हम बात हमने करी फेमिनिज्म की, तो वहीं पे एक फॉल्स एक्यूजेशन बहुत बड़ी चीज़ सामने आती है कि जो एक नॉर्मल
मैन को या नॉर्मल एक बॉय को फेस करनी पड़ जाती है एक लड़की के पर्सनल मोटिव के चक्कर में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, फॉल्स एक्यूजेशन इज एक्चुअली रॉन्ग। मैंने कई रेप केसेस में सुना है, लोग कहते हैं कि ताली एक हाथ से बजती नहीं है, दोनों हाथों से बजती है, तो इट्स ट्रू। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंसेंट था, राइट? और जैसा आपने अभी अभी मुझे बोला, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कंसेंट ज़रूरी है। और जब हम कंसेंट समझेंगे तो जिस फेमिनिज्म की हम बात कर रहे हैं वो आगे भी बढ़ेगा और बढ़ रहा है। अभी हम फेमिनिज्म से मिसोजिनी पे जा रहे हैं, राइट? तो फेमिनिज्म आया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे तबके हैं सोसाइटी के जहाँ पे लोगों को इक्वालिटी नहीं मिल पाती है, तो तभी वो आगे बढ़ेगा। जब हम बात करें देश भारत की, तो भारत ने चाणक्य जैसे कई लोग दिए हमें, पर वहीं पे जब हम देखते हैं आजकल के नेता, तो एक नेता ने बोला कि रेप इज़ इनएविटेबल, लाई डाउन एंड एंजॉय इट। अभी एक और घटना सामने आई जिसमें एक ने बोला कि रेप सिर्फ सुंदर लड़कियों का होता है, इसमें सुंदरता का दोष है। तो इस पे आप अपनी क्या विचारधारा देती हैं? मेंटालिटी, एज आई सेड, इंसान की सोच, उसका एनवायरनमेंट, वो मैटर करता है। रेपिस्ट कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है। पॉलिटिक्स में जाने से पहले ये थोड़ी पूछा जाता है आपने कितने रेप करे हैं या आपकी सोच क्या है। एक राघव चड्ढा जी ने एक बात बोली थी अभी रिसेंटली, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला जब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है तो पॉलिटिशियंस की ट्रेनिंग क्यों नहीं होती? होनी चाहिए। हमें यही नहीं पता कि हमें लीड कौन कर रहा है, हमें ऐसे लोग लीड कर रहे हैं जो ऐसी बातें बोल रहे हैं सच अ सेंसिबल बात पर। मतलब इट्स सो शेमफुल कि हम ऐसे लोगों के द्वारा लीड किए जा रहे हैं जो समझते ही नहीं है व्हाट एक्चुअल रेप इज। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को तो राजनीति में ही नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को अलाउड ही नहीं होना चाहिए। बट वही है, वो लीगल टर्म समझते हैं हमसे बेहतर, तो वो सब झांसों से निकल कर बन जाते हैं नेता, और गलती उनकी है जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। अगर बात करें राघव चड्ढा जी की, तो उन्होंने अभी कुछ कई चीज़ें दी। उन्होंने उड़ान कैफ़े को अपने नाम दे दिया कि मैंने ये पास करवाया पार्लियामेंट में, जबकि वो स्कीम बहुत पहले की थी। उन्होंने और भी कई मुद्दे उठाए, पर यही ये बात करें तो वो ये चीज़ें अपने पंजाब में क्यों नहीं लागू कर पाए? एग्जैक्टली द पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आज का अपोजिशन कैसा है कि वो चाहता ही नहीं है कि जो अभी रूलिंग सरकार है उसको क्रिटिसाइज किया जाए। वो कैसे मुद्दों पे क्रिटिसाइज करते हैं, आप खुद बताओ। वो ऐसे मुद्दों पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मोदी जी ने डांस करा अमेरिका में जाकर, जबकि वो एक मेटाफर था। वो एक्चुअल मुद्दा उठा ही नहीं पा रहे। वो राहुल गांधी जी की एक किताब थी, अभी बहुत मुद्दा उठा था रक्षा मंत्रालय के द्वारा, लाइक कि बोला गया था कि मोदी जी ने हमें बताया नहीं क्या करना है, वो बुक जबकि पब्लिश भी नहीं हुई थी। अब रीलें ये डल रही हैं कि वो खाली बुक लेकर चल रहे थे, अब वो रील डाल रहे हैं कि नहीं जी खाली बुक नहीं थी। तो द थिंग इज कि अपोजिशन, चाहे वो किसी की भी अपोजिशन हो, चाहे वो आप हो या कोई भी सरकार हो, वो जब आइडियल बातें करते हैं ना तो उस आइडियलिज्म को अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। आप सरकार ने क्या किया 10 सालों में, वी ऑल नो दैट, राइट? अब देखते हैं अभी रिसेंट सरकार क्या करती है आने वाले सालों में। तो जब बात करी हमने केजरीवाल जी की, आप सरकार की बेसिकली, तो केजरीवाल जी को अभी रिहा किया गया, ये बताते कि वो सारे केस फर्जी थे, उनका कोई पक्का सबूत नहीं मिला। तो वहीं पे देखा जाए तो या कि ये क्या कोई साजिश है बीजेपी के लिए कि उन्हें पंजाब इलेक्शन से पहले रिलीज करके कांग्रेस के वोट कटवाए जाएं? देखो, इस पर तो मैं क्या ही बोलूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्विजिशन लगा था तो वो ईडी ने लगाया था। ईडी इज़ नॉट अफिलिएटेड विद द गवर्नमेंट। एंड अगर ईडी ने वो एक्विजिशन लगाया भी है, शीश महल वाला जो भी था, ठीक है, तो अगर वो गलत प्रूव हुआ है तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, राइट? तो अगर वो हुए हैं रिहा तो शायद उन्होंने नहीं करा होगा या शायद करा होगा, पता नहीं, वी डोंट नो, राइट? तो कुछ भी हो सकता है, इट्स पॉलिटिक्स, एनीथिंग एवरीथिंग वैलिड है। तो इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है जैसा आपने बोला ऐसा भी हो सकता है, या उसका कोई और पहलू भी हो सकता है। अगर बात करें सेक्सुअल हरासमेंट की, तो क्या एक नेता जो सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है और पॉलिटिकली बैक है, तो क्या उसे भी वही सज़ा मिलेगी जो एक आम आदमी को मिलती है? द पॉइंट इज मिलती नहीं है। हम लॉ की बात करते हैं जैसे हम नॉर्मल इंसान हैं, हमें संविधान पता है, शायद ही हमने पूरा संविधान पढ़ा होगा या किसी को पता होगा ये धारा ये वो बीएनएस के अकॉर्डिंग ये लगता है। एक जो पैसे वाला आदमी है ना, उसके पास ये पावर है कि वो अच्छे से अच्छा लॉयर हायर करे और अच्छे से अच्छी चीज़ें बताकर
रिहा हो जाए, बट एक जो नॉर्मल इंसान होता है, जो रेपिस्ट होता है, उसके पास कुछ नहीं होता। अब बात की जाए, अभी जो हमारा केस हुआ था वेस्ट बंगाल वाला, उसमें कितने अच्छे और कितने नामी कांग्रेस के नेताजी जो थे, उन्होंने उस केस को लड़ा। तो इतने बड़े रेपिस्ट के लिए वो लड़ रहे हैं जस्ट फॉर द फेम। और पैसे वाली बात तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपके पास पैसा है तो आप सब कर सकते हो। एप्स्टेन फाइल्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो जब हम बात करें फास्ट की, तो फास्ट पॉलिटिकली बैक है एबीवीपी से। तो क्या मेंटल हेल्थ की एक काउंसलिंग एक किसी पॉलिटिकली से बैक होना कोई महत्व रखता है? ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये मुझे थोड़ा अलाइन करता हुआ नहीं लगता, क्योंकि एबीवीपी भी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज का यूनिट, तो हमने भी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कराए, बहुत सारे इवेंट्स कराए, जिसमें हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वी गर्ल्स आर सो सेंसिटिव कि हम मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है एबीवीपी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं हम। तो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स के इशू पर बात कर रही है और स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर बात कर रही है, तो दैट इज़ वेरी कॉमन। और हम बात कर रहे हैं एज अ फास्ट, हम बात कर रहे हैं, तो वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि एस्पिरेंट से ज़्यादा मेंटली हरेस्ड कह लो या मेंटली अनवेल कह लो, एस्पिरेंट्स ही है सबसे ज़्यादा। तो करना इज नॉर्मल। तो क्या फास्ट इनडायरेक्टली एबीवीपी के लिए रिक्रूटमेंट टूल बन सकता है? देखो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना आपको कि वी आर हेयर फॉर द प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, नॉट फॉर द रिक्रूटमेंट। हम रिक्रूटमेंट का क्या करेंगे? वट वी विल डू विद द पीपल? कुछ भी नहीं कर सकते। आप आज फास्ट से जुड़ जाओ, क्या कर लेंगे हम आपका? ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प ले लेंगे कि हम ये इवेंट करा रहे हैं, आप हमारी हेल्प कर दो। तो रिक्रूटमेंट टूल तो मैं नहीं कहूँगी, बट मैं ये कहूँगी कि एक्चुअल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए ही हमने फास्ट बनाई है और एबीवीपी से बैक्ड है। बट हम किसी भी आइडियोलॉजी के स्टूडेंट के साथ ये नहीं करेंगे कि आप इस आइडियोलॉजी के हैं तो आप हमारे साथ नहीं आ सकते। एवरीवन इज वेलकम। क्या फास्ट की जो फंडिंग है एबीवीपी के द्वारा वो ट्रांसपेरेंट है? कि अगर आज एक स्टूडेंट मांग करे क्योंकि मेरे को फंडिंग रिपोर्ट देखने, तो क्या एबीवीपी या फास्ट हमें शो करेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता। जैसे मैंने एबीवीपी में काम किया है, तो एबीवीपी की फंडिंग नहीं होती। हम जनसंपर्क अभियान चलाते हैं, जिसमें हम लोगों के घरों में जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं समाज के लिए, और वो अपने मन से उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए देते हैं, और फिर हम उससे कार्यक्रम कराते हैं। फंडिंग तो कहीं से ऐसे होती ही नहीं है। और अगर हमें फास्ट का कुछ कार्यक्रम कराना है, तो हम यही करेंगे, हम लोगों को बताएंगे। जैसे हम किसी अच्छे ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जो सेवा का काम कर रहे हैं, तो हम उसे बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं, फिर वो हमें जो भी उसका होगा वो देगा। और पैसा नहीं देगा। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम किसी के घर जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो वो पैसा नहीं देगा, वो हमें रिसोर्सेज देगा। किसी हम हलवाई के घर जा रहे हैं कि हम ये काम करते हैं, तो क्या आप हमारे इवेंट में हलवाई बनोगे? वो बन जाएगा। हम टेंट वाले के घर जाएंगे कि हम ये काम करते हैं, हम ऐसे कार्यक्रम करा रहे हैं, क्या आप हमारे यहाँ टेंट लगवाओगे? वो लगा देगा। तो एबीवीपी की कोई फंडिंग नहीं होती। एबीवीपी का सिर्फ साथ होता है, जो लोग देते हैं बस। तो एबीवीपी के जो बड़े ऑफिस हमें आईटीओ पे देखने को मिलते हैं या और कहीं भी ऐसे सैकड़ों ऑफिस हैं, तो वो भी क्या आपने किसी के घर जाके आपसे मांगा और उन्होंने अपनी बिल्डिंग दे दी? सी, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज होता है कि जैसा मैंने बताया आपको कि लोग साथ देते हैं, वैसे ही अब अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वी नीड ऑफिस, राइट? तो होते हैं लोग जो खुद कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप ऐसी जगह पर बैठो, तो हम जाते हैं, लोगों से बोलते हैं, तो फिर वो सपोर्ट करते हैं और फिर वो ऑफिस बन जाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम उनसे मांग रहे हैं, इट्स लाइक वो दे रहे हैं क्योंकि हम समाज का काम कर रहे हैं। आरएसएस का भी एक बहुत बड़ा ऑफिस बना जिसे 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा आलीशान माना गया। उसके लिए पार्किंग लॉट के लिए एक मंदिर तोड़वाया गया। तो क्या वह जो बना आलीशान होटल जैसा एक ऑफिस आरएसएस का, तो क्या वो भी किसी डोनेशन से आया था, या फिर जो मंदिर तोड़वाया गया उसके लिए क्या वो कितना हद तक सही था? देखो, रही बात मंदिर तोड़वाने की, तो अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई जगह बना रहे हैं, तो कुछ चीज़ें टूटती हैं, कुछ चीज़ें बनती हैं। और ऑफिस बना है तो वो सेवा के लिए ही बना है, सेवा भाव से बना है। और रही बात फंडिंग की, तो देखो आरएसएस का तो आई कैन नॉट से अलॉट, बट मुझे ऐसा लगता है एबीवीपी बच्चा है और आरएसएस उसे पाल रहा है, राइट? तो आरएसएस से ही हम सीख रहे हैं, तो एबीवीपी में अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है आरएसएस में भी वैसा ही होता है। फंडिंग नहीं होती कुछ प्रॉपर, सिर्फ हेल्प होता है। तो अगर सपोज कीजिए आज कोई स्टूडेंट आप पे आता है फास्ट पे
कि मेरे को ये इशू है, मेरे को रिजॉल्व करो, पर वो आपकी आइडियोलॉजी का नहीं है या वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, तो क्या फास्ट उसकी उतनी मदद करेगा? या आई सेड दैट नो इन द स्टार्टिंग कि फास्ट हर आइडियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए है। और वो कह रहा है, अब हमने बताया आपको अन अकेडमी वाला डिफरेंट इशू। अब लोगों को लगता है कि हम सनातनी पॉलिटिक्स करते हैं, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक लड़की है, हर इंटरव्यू में आप देखोगे अन अकेडमी वाले, वो आगे रहती है, एंड शी इज़ अ मुस्लिम। तो क्या हमने उसको लेफ्ट आउट कर दिया? क्या हम उसके इश्यूज पर बात नहीं कर रहे? प्रोटेस्ट तो हम इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि उनका रिफंड मिल जाए। इवन जो हमारे नेशनल उसके कन्वीनर है, उनको तो साइड में बुला के ये भी बोला गया कि आप पैसे ले लो, कितने पैसे लोगे, कितने करोड़ लोगे, आप लेके ख़त्म करो। उन्होंने करा नहीं, इंटीग्रिटी का सवाल था। तो उन्होंने उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो फेस कर रहे ये चीज़, वो वहाँ पे रहे, पूरा दिन रहे और लड़े, और अभी तक वो प्रोटेस्ट जारी है। आप 6 तारीख को देखिएगा, फिर प्रोटेस्ट हो रहा होगा। तो अभी हमने देखा कि रेखा गुप्ता जी के द्वारा और डूसो के द्वारा एक भजन क्लबिंग नाम की नई चीज़ हमें सुनने को मिली, जो कि हर कॉलेज में पूरी दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई। तो उसके लिए आपकी क्या विचारधारा है? क्या वह बहुत हद तक अच्छी है या फिर वो किस हद तक स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए? इट्स लाइक कि मिक्सचर है, और यही हमारे भारत की पहचान भी कह सकते हैं हम, कि हम अपनी चीज़ें नहीं भूलते हैं, और अगर वेस्ट से कोई चीज़ आ रही है तो उसको अडॉप्ट करके अपना बना देते हैं, है ना। तो यही मिक्सचर है। क्लबिंग हमारा कॉन्सेप्ट था ही नहीं कभी, ये तो वेस्ट से आया है। वेस्ट से कोई कॉन्सेप्ट आया और हमें लगा कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट को हम अपनी संस्कृति में ढाल सकते हैं, तो वो भजन क्लबिंग बना। और मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। आप देखिए कितने स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट किया गया उनकी अचीवमेंट्स के लिए, है ना। और कितने स्टूडेंट्स ऐसे थे वहाँ पे जिन्हें एक्चुअल में लगा कि इट इज़ फार बेटर देन क्लबिंग जो हम करते हैं। वहाँ पे ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है क्लबिंग्स में, राइट, बट क्या भजन क्लबिंग में ये सब था? नहीं। हमने उसको अपनी तरह से अडेप्ट करा, एक नया फ्यूजन बनाया, और वो फ्यूजन इतना अच्छा था कि इतने सारे स्टूडेंट्स लाखों में उसमें जुड़े और उन्हें वो चीज़ अच्छी लगी। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया, आई गेस। तो जब हम बात करें पॉलिटिक्स की या ड्यू की, तो ड्यू में आमतौर पर पॉलिटिक्स के नाम पे कुछ भी चल रहा है। पैसे का तो रुबाब हो ही रहा है, जिस पे हमने बात भी करी, पर उसके अलावा पॉलिटिक्स के नाम पे कम्युनिटी को या फिर कास्टिज्म को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, वो आपको क्या लगता है किस हद तक सही है वो? मुझे ऐसा लगता है कोई भी राजनीति हो, कैसी भी राजनीति हो, वहाँ जातिवाद नहीं होना चाहिए, और ना ही होता है। अब तो बहुत कम ही होता है ना। और रही बात बढ़ावा देने की, तो एक जाति डिसाइड नहीं कर सकती कि इंसान कैसा है। इंसान का कैलिबर डिसाइड करता है कि इंसान कैसा है ना। हम ये नहीं कह सकते कि आप किसी निचली जाति से आते हो तो आप में वो कैलिबर नहीं है, ऐसा थोड़ी है। तो इंसान को अगर टिकट मिल रही है, इंसान को अगर कोई लड़ाया जा रहा है, किसी को भी लड़ाया जा रहा है, तो वो उस बेसिस पे लड़ाना चाहिए कि उसके अंदर कितना कैलिबर है और क्या वो उस पर्टिकुलर चीज़ को संभालने के लायक है या नहीं। आज एक मध्य वर्गीय परिवार से आने वाला, एक लोअर क्लास से आने वाला स्टूडेंट अपनी जेब में 10,000 रुपये लेके अगर एबीवीपी पे आए या किसी भी पार्टी पे आए और वो कहे कि मैंने 5,000 बच्चों की मदद की है और मेरे को आप 200 चुनाव लड़ाओ, तो क्या उसे चुनाव लड़ाने का मौका दिया जाएगा? उसे 10,000 की भी ज़रूरत नहीं है। वो आएगा, कैलिबर दिखाएगा, उसे डूसू लड़ाया जाएगा। इतनी सी बात है बस। और डूसू लड़ना सिर्फ एक, मैं उसे क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है डूसू लड़ना सिर्फ डूसू लड़ना नहीं है। डूसू लड़ना इज अपनी आइडेंटिटी को ग्रो करना, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करना, और एक्चुअल में दिखाना कि यू आर केपेबल ऑफ समथिंग, राइट। डूसू है स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन के लिए। अभी पिछले जो प्रेसिडेंट थे उन पे 9 लाख का अच्छा खासा वो चल रहा है ना। तो आप अपने टेन्योर में रहकर कितने इंटीग्रेट हो, कितनी ज़्यादा चीज़ें अच्छे तरीके से कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। और जैसा आपने बोला, डूसू में पैसा नहीं होना चाहिए, विच आई फील, और एबीवीपी पैसा नहीं लेता है। तो अगर हम अक्सर सुनते आए कि एबीवीपी ने किसी को पोस्ट दी, कि स्टेट पोस्ट दी, जैसे आपको फास्ट से को कन्वेनर मिली, तो क्या इस पोस्ट पर मिलने पे कोई आपको फिक्स्ड इनकम या कोई सैलरी भी दी जाती है? मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमें पोस्ट नहीं मिलती, हमें दायित्व मिलते हैं, एंड दायित्व इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैसा पैसा? आप अपने घर के बेटे हो, आपको क्या घर वाले पैसा देते हैं कि आप बेटे बने रहो, हम आपको पैसे देंगे? नहीं ना। तो ऐसा ही है, हमें दायित्व मिलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, और उसके बदले कोई पैसा नहीं मिलता है। हम अपने सेवा भाव से करते हैं वो चीज़। ओके हर्षिता सिंह जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने हमें अपना समय निकाल के हमारे पॉडकास्ट पे आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को एक आखिरी मैसेज दें और उन्हें बताएं उन्हें किस राह पे जाना चाहिए। तो बहुत बहुत थैंक यू सबसे पहले तो कि आपने मुझे बुलाया, एंड थ्रू दिस पॉडकास्ट मैं यही कहूँगी कि आपकी इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैटर करता है कि आप खुद से कितने सच्चे हो और क्या कर रहे हो। कभी ये मत भूलो कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, और उस चीज़ के लिए हमेशा सच्चे बने रहो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप जीवन में सक्सीड हो सकते हो। और हाँ, ये मत भूलना कि एक भारतीय हो तो अपनी आइडेंटिटी ये वाली भी मत भूलना कभी भी। थैंक यू।